जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अनुज सर। आपको आज हम कक्षा 10 का 2022 और 23 के सिलेबस हम पढ़ाएंगे। कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट मैथ में। कक्षा 10 में मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स आप लोग को हम पढ़ाएंगे। जैसा कि जानते हैं वास्तविक संख्या को जानते होंगे आप लोग, क्योंकि कक्षा 9 में इसके पहले पढ़ाया गया है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परिमेय और अपरिमेय वास्तविक अभाज्य भाज्य संख्याएं, जो हम इसके पहले कक्षा 9 में 6, 7, 8 में भी कुछ पढ़े हैं। तो लेकिन आज हम इसे रिपीट कर रहे हैं फिर से। वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ाने से पहले हम जो है इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका प्रतीक है कैपिटल एन। से हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं नेचुरल नंबर को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये सवाल उठता है। तो सिंपल से है कि यदि हम किसी भी वस्तु को गिनने में अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसकी शुरुआत जब हम 1 से करते हैं तो वह हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाती है वह हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे ही अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव। यह हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगला है आपका पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ किया जाए वह हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे आपका है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत। ढेर सारी संख्याएं से जहां तक जा सके। तो फिर से हम बता रहे हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरुआत की जाए वह हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटिव या अनंत तक। अब बात आती है पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, कहीं कहीं लिखा रहता है कैपिटल जेड। तो किसे कहते हैं पूर्णांक? ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिखा जाए वह हमारे पूर्णांक कहलाती है। जैसे आपका 0 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ये सब हमारे क्या है? प्लस में। 0 के बाद वाली संख्या प्लस में रहती है। और 0 से पहले वाली संख्या, 0 के पहले अगर जाए तो -1 क्या रहेंगे? -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट 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 जहां तक डाउन में आ सके, जितना नीचे आ सकते थे वो हमारे सब क्या है? पूर्णांक है। सिंपल सा सीधा कि पूर्णांक संख्या अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो 0 के बाद वाली धनात्मक और 0 के पहले वाली ऋणात्मक, ये सब जो है जितने भी अनंत तक जाए वो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 0 क्या धनात्मक है या ऋणात्मक, तो यहाँ जवाब देना 0 ना ही ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। 0 केवल एक पूर्ण संख्या है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। इसे हम कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं।
रेशनल नंबर जिसे हम कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? सिंपल से समझिएगा आप कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या फिर अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, परंतु एक शर्त पर कि हर का मान 0 के बराबर ना रहे। या पी बटे क्यू के रूप में जब लिखेंगे तो क्यू का मान जो है 0 के बराबर ना रहे। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे ये पी बटे क्यू, पी बटे क्यू, ये हमने लिख तो दिया, बटे में कर दिया, लेकिन क्यू का जो मान है नॉट इक्वल टू मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या इसे हम लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम जो है परमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हर का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन सी संख्या जो है परमेय हो सकती है आप देखते हैं। तो परमेय संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या जितने भी है सब परमेय रहेंगे। ये देखिए परमेय संख्या ये भी है, 1/1 लिख सकते हैं इसे, ये परमेय है। 2/1 परमेय है, 3/1 परमेय है, 4/1, सब जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब क्या है? वो है आपका परमेय। अब क्या बात आती है, क्या पूर्ण संख्या भी परमेय होगी? यस होगा, पूर्ण संख्याएं भी परमेय है, क्योंकि 0/1, अब 0/1 है, हम 0/1 लिख सकते हैं, ये परमेय है, ये परमेय है। अब लेकिन हर का मान तो 0 के बराबर नहीं है ना, तो ये आपका क्या है? परमेय है। अंश 0 के बराबर हो सकता है लेकिन हर नहीं, तो ये आपका परमेय है। 1/1 अभी हमने बताया, 3/1, 4/1 सब क्या है? परमेय संख्या है। अब बात आती है क्या पूर्णांक भी परमेय संख्या हो सकती है? तो पता करते हैं। पूर्णांक भी, पूर्णांक मतलब जो माइनस और प्लस दोनों, तो -2/1, -3/1, ये भी क्या है? लिखे जा सकते हैं। पूर्णांक को भी बटे के रूप में लिखे जा सकते हैं और इसका हर जो है 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? पूर्णांक भी परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्णांक में 0 को भी परमेय संख्या में लिख सकते हैं, और जितना धनात्मक है सब तो परमेय रहेगा ही। अब आगे चलते हैं कि परमेय संख्या तो हमने बता दिया, आगे अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसे हम जब कैपिटल क्यू सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्यू सी जो लिखा है इसे हम बोल सकते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये आपका यहां लिख दे रहे हैं क्यू सी, ये 60, ये आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट। किसको प्रदर्शित करते हैं? अपरिमेय संख्या को। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सके? तो पता करते हैं। तो मिला हमको कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, जिसका वर्गमूल ना निकले, जो जिसका जो है रूट ना निकले, वो आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5। अब बात ये, प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि कड़ी में 2 को भी हम बटे 1 लिख सकते हैं, राइट है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण और पूर्णांक नहीं है। इसमें से केवल एक जो है पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, लेकिन कड़ी में दो आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं है, न तो ही पूर्णांक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? यह अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए या दोनों ही पूर्ण होने चाहिए, तो हमारा क्या है? वो बन जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या में दोनों पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या में और कौन से आते हैं संख्या, पता करते हैं। चलो, अपरिमेय संख्या में देखिए एक पाई है आपका, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है?
अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान भी दर्शाया गया है कि 22/7 ये क्या परिमेय संख्या है? यस, ये आपका परिमेय संख्या है 22/7, क्योंकि पाई का मान जो है 22/7 लगभग में लिया गया है, ना कि उसके पूर्णतः बराबर लिया गया है। हम इसलिए कहते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या कहलाएगी? ये भी है, देखिए अपरिमेय संख्या, जैसे 1.2354 ऐसे जाते रहेंगे। ये क्या है? मतलब जो कभी ना कटे, जो पूर्णतः विभाजित ना हो, वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, क्योंकि ये कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। पॉइंट में जाने के, दशमलव में जाने के बाद भी, डेसिमल में जाने के बाद भी जो है वो संख्या पूर्णतः किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो वह क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यही आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या, जो यहाँ चैप्टर लिखा है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, तो जब हमने प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब पढ़ लिया, जान गए इसके बारे में, अब बात आती है वास्तविक संख्या। तो सिंपल सा ये है कि आप जितना पढ़े, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब वास्तविक संख्या है। इसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये समझ में आया, और इन्हीं के बारे में सब हम क्या करेंगे? प्रश्नावली को हल करेंगे, वास्तविक संख्याओं को सॉल्व करेंगे, जिसे हम रियल नंबर इंग्लिश में करते हैं। अब वास्तविक संख्या समझ में आ गया, मतलब प्राकृतिक जितना है, पूर्ण संख्या जितने हैं, पूर्णांक जितने भी हैं, परिमेय संख्या जितने हैं, अपरिमेय संख्या भी, सब क्या है? वास्तविक संख्या है, जिसे हम वास्तव में लिख सकते हैं, उसका हम रियल में हल करते हैं, वही आपका क्या है? वास्तविक संख्या है। अब आगे चलते हैं, अभाज्य संख्या है, ये आपका सबसे अच्छा है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये हम रिमूव कर दें इसे। देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए, ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरे रूप में हम कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे आपका एक क्या अभाज्य है? नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड तो एक ही है, 1/1। तो ये आपका अभाज्य नहीं है। अगर हम विभाजित भी करें एक से, तो एक से एक विभाजित हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी संख्या जो एक को और विभाजित कर दे, नहीं है। तो ये आपका क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं, एक के बाद 2। अब 2 क्या स्वयं से कटेगा? यस, अगर हम 2 को 2 से विभाजित करें तो कट जाएगा, 2 1 का 9, 2। अगर 2 को हम 1 से काटें तो 1 2 2 कट गया। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 2 के 2 गुणनखंड, 1 हुआ और 2 हुआ, और स्वयं से कटेगा और ये 1 से भी कटेगा, तो ये इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं, तो हम जोड़ निकालते हैं कौन कौन है। तो 2 है, 3 है, 4 नहीं होगा, अभी बता रहे हैं 4 क्यों नहीं होगा। 5 है, 6 भी नहीं होगा, 7 है, 8 9 10 11 है, 13 है, ऐसे अनंत तक गिनतियों में मिलता रहेगा। यह आपका भाज्य संख्या है। अब चलिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान से समझना, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे कहिए, ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं से अधिक विभाजित हो, जैसे
एग्जाम्पल पर समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ये है, जैसे आपका एक है, नहीं है कि ये तो दो से नहीं, एक ही बार कटेगा, एक से एक ही कटेगा, ये नहीं हो सकता। दो, यदि हम दो लेते हैं, एक से कट रहा है, दो दो से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या नहीं, ये भी नहीं हो सकता है भाज्य संख्या। तीन, तीन भी नहीं हो सकता है। चार, चार कटेगा, देखिए चार, चार से विभाजित हो गया, कितना आया, एक। चार जो है दो से विभाजित हुआ, दो दो नहीं चार। चार जो है एक से विभाजित हुआ, एक चौके चार, आया नहीं। अब दो संख्याओं से अधिक इसका विभाजन है, किससे किससे कट रहा है, एक चार से कट रहा है, एक दो से कट रहा है, एक से कट रहा है, तो हो गया ना। चार किससे किससे कटेगा, दो दो चार एक कट जाएगा। और इसके गुणनखंड भी दो से अधिक हैं। जैसे अगर हम चार का गुणनखंड करें, दो दूनी चार गुणे एक, एक दो तीन, दो से अधिक गुणनखंड है। तो ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और क्या है, चार के बाद पांच तो नहीं हो सकता, छह हो सकता है। छह का गुणनखंड करेंगे, दो तिहाई छह गुणे एक, दो तिहाई छह, दो से अधिक गुणनखंड है। और ये दो से अधिक संख्याओं से विभाजित भी हो जाएगा। छह काट कर देख सकते हैं, यहाँ देखिए, छह बटे दो, दो तिहाई छह, छह बटे तीन, तीन दूनी छह, और छह बटे एक, एक छक्के छह, ये भी हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है पता करें, चलो देखते हैं कौन कौन सी है। आपका चार है, छह है, और आठ है, नौ है। नौ देखिए आपका विषम भी है और भाज्य भी है। यहाँ देखिए, क्योंकि ये तीन से कटेगा, तीन त्रिका नौ, और फिर नौ जो है नौ से भी कटेगा, नौ एक नौ, और नौ फिर एक से भी कटेगा, और नौ जो है छह से, देखो ये अगर हम छह से करें तो ये कट जा रहा है, तीन दिन का नौ, तीन दूनी छह। इस तरह से बहुत सी संख्या है जो काटे हैं। दो से अधिक गुणनखंड भी है और दो से अधिक संख्याओं से विभाजित भी हो रहा है। तो नौ क्या है, भाज्य संख्या है। नौ के बाद आपका 10, 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 11 गुणे एक, एक से विभाजित होगा, 11 11 से विभाजित होगा, वो तो अभाज्य बन गया। अब चलते हैं, प्रश्न इन दोनों में क्या खड़ा होता है। प्रश्न बनता है, प्रश्न ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्या आंसर देना, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या में कौन है, दो है केवल। क्या है, दो है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो भाज्य है, कौन सी जो भाज्य है और छोटी है सबसे, चार। क्या है, चार भाज्य भी है और भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये चार। अब प्रश्न यह भी खड़ा होगा कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो केवल न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो अब याद आना चाहिए आपको, एक, कौन सी, एक, वन। एक क्यों नहीं भाज्य है और क्यों नहीं आपका अभाज्य, इसलिए क्योंकि एक जो है आपका एक से कट जाएगा, लेकिन कोई ऐसी और संख्या नहीं है जो कट जाए या इसके दो गुणनखंड बने, इसलिए ये अभाज्य भी नहीं है और ना ही भाज्य। समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर आपको पढ़ना है। ठीक, अगर हम इन सब के बारे में जान गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, इसे रिमूव कर दें।
तो वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये है आपका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम कुछ सवाल लिखते हैं भाग पी दी वाला, तो उससे समझते हैं। ठीक, जैसे आपका ये है 7 में 23 से भाग देना, और ये आपका 4 17 से भाग देना, और एक लिख लेते हैं 3 2 में भाग देना। ये है आपके पास। अब इसे समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम 7 में 23 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 21। कितनी बार? 7 त्रिक 21। माइनस करेंगे 3 में से 1 है तो ये शेषफल कितना है? 2। इसका भी हल करें। 4 से भाग दे सकते, 4 चौक 16। ये शेषफल आएगा 1। 4 पंचे 20, ये तो पूरा कट गया। शेषफल आएगा 0। अब ये देखिए, अभी तक आप पढ़े कि या तो बराबर रहेगा या तो फिर उससे ज्यादा रहेगा तभी भाग जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या, अब ये कम है तो 2 में तो 3 से भाग जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे? लेकिन जाएगा। एक बार नहीं जाएगा तो 0 बार जाना चाहिए, और 0 बार जाएगा, मुझे मालूम। ये 0 बार लेगा। 3 शून्य शून्य, घटा देंगे, कितना से इसमें? 2। ये है। अब देखिए, इनका नाम आप लोग जानते होंगे क्या है। ये आपका है भाजक। क्या है? भाजक। ये आपका भाज्य। भाज्य। ये है भागफल। क्या है? भागफल। ये है आपका शेषफल। हो गया? इतना समझ में आया होगा। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। अब इन चारों का नाम रखते हैं अलजेब्रा में। कैसे रखें? इसका नाम रखते हैं ए। क्या नाम रखते हैं? ए, स्मॉल ए। इसका नाम रखते हैं क्यू। ये है क्यू। भागफल का नाम रखते हैं क्यू, और भाजक का नाम रखते हैं बी, और शेषफल का नाम रखते हैं स्मॉल आर। ये अपने मन से यहाँ पर नाम रख लेना कि ए बी क्यू आर। अब आपको पता है कि भाज्य को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भागफल का गुणा भाजक में करते हैं, और फिर उस जो शेषफल बचता है जोड़ लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, यदि शेषफल रहेगा, शेषफल। ये है। इसका नाम रखे थे, तो भाज्य का नाम क्या रखते हैं? स्मॉल ए बराबर भाजक का बी गुणे भागफल का क्यू प्लस शेषफल का स्मॉल आर। ये बारी बारी से हम सभी का लिखते हैं ऐसे संख्या में। तो संख्या में कितना आएगा? ए का मान कितना है? 23। 23। बी का मान कितना है? 7 गुणे क्यू का मान 30 प्लस बचा कितना है? 2। ये समझिएगा। आपको
तो इतना समझ में आ रहा है। उसी तरह इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 17 बराबर 4 गुणे 4 प्लस 1। यहाँ देखिए कितना, 20 बराबर 4 गुणे 5 प्लस 0। इसका 2 बराबर 3 गुणे 0 प्लस 2। ये इतना तो समझ में आया होगा कैसे मैंने किया। अब बात आती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहते हैं। जो हमने ये निकाला ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसे हमने अलजेब्रा के रूप में लिखा, a बराबर b गुणे q प्लस r। यही आपका यूक्लिड विभाजन है। कैसे, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है आपका, इसी को बोलते हैं। करना क्या है, क्या हम कुछ शब्दों में लिख रहे हैं यहाँ पर, पूर्ण संख्याएं स्मॉल q और स्मॉल r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r। ये अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या होगा, कभी भी जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये r है, ये b है। हम मान सकते हैं कि जो भाजक आया है वो r जो शेषफल है वो उस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब r हमेशा छोटा रहेगा b से। यह इतना समझ में आया होगा। और r का मान मतलब शेषफल जो आएगा, 1 हो या 0 है, कुछ भी, वह r का मान शेषफल मतलब 1 या 0, मतलब 0 से बड़ा आ सकता है और 0 के बराबर आ सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो शेषफल आएगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं r का मान 0 के बराबर हो सकता है और r का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस तरह, r का मान इज ग्रेटर देन 0 से, और r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। तो अंत में यही निष्कर्ष निकलेगा कि r का मान 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो सकता है, और r का मान b से छोटा हो सकता है, और r का मान 0 के बराबर हो सकता है। ये तीनों को हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह आएगा आपका। ये अगर हम लिखें तो इसे यहाँ 0 से बड़ा होगा r का मान और 0 के बराबर भी होगा, और r का मान जो है b से छोटा होगा। b मतलब क्या है, b ये आपका भाजक, भाजक से क्या है, r का मान छोटा है, और r क्या है, शेषफल है। तो इस तरह ये आपका निकल कर आया, 0 जो है r से छोटा, मतलब r का मान 0 से बड़ा, और या r का मान 0 के बराबर, और r का मान b से छोटा, ये है। तो यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है।